love you, I'll cook for you. Food has always been this expression of love. अगर हम हाथ से खाने की बात करें, so there are receptors on your fingertips which send a signal to your brain that food is coming. Do you hate any vegetable? टिंडा। आप आलू पराठे को अगर फोक और नाइफ से खाएंगे तो दैट्स डिसरिस्पेक्ट एज मच एज इट्स डिसरिस्पेक्ट कि हम सुशी को हाथ से खा रहे हैं। इट वॉज अ वॉर फूड। वॉर टाइम पे दाल बाटी चूरमा बनाया जाता था, तो वो आटे की ऐसे गोलियां बना के और रेत के नीचे उसको दबा के चले जाते थे फॉर द वॉर, एंड बाय द टाइम दे वुड रिटर्न बैक तो वो बाटियां पकी हुई उनको मिलती थी। अ लॉट ऑफ आवर नेटिव फूड इज नॉट एस्पिरेशनल, बहुत ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ में इवॉल्व हुआ। Can you compare दाल बाटी चूरमा एंड लिट्टी चोखा? Something controversial. I wouldn't want to do that. अब क्योंकि धीरे धीरे समझ आने लगा है तो मैं इतने सारे पेड़ वहाँ भागते भागते देखते हैं कि इसको खा सकते हैं, बट ये पता ही नहीं है। इतना सारा खाना हमारे आसपास अंडर यूटिलाइज्ड है, तो ये जो शेम है ना हमारे नेटिव फूड्स सेलिंग, दिस इज व्हाट वी नीड टू एड्रेस। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि सुशीकरण, मैंने उसका शब्द इस्तेमाल किया, तो एट द सेम टाइम ऑल्सो अगेंस्ट सुशी लवाता है। सुशी डोंट डू दैट। कितने ग्रीन्स हैं हमारे यहाँ पे, नेटिव ग्रीन्स, बट टुडे वी आर ऑल लाइक so fascinated with lettuce and kale. I'm not saying it's bad to eat any of that. You should be eating. Every food is good food. But what is growing around you, what is seasonal, will always be better for your body. और कुछ करना है? आप आ जाइए इधर। These are some of the disappearing foods from India, and my dream is to keep them alive. Hello, my name is Dipali. Last year I set out on a mission to map the disappearing foods from our country. You ask why? Well, because our cultures are becoming homogeneous at a very fast speed, and we need to preserve these elements before they disappear. So I go to the deep interiors of India, travel to far-flung villages and tribal areas to learn from their food practices and wisdom. I bring them to mainstream tables and plates in form of dining experiences. This is the biggest project that I've ever taken up, and I invite you to join me on this journey to map the disappearing foods from our country. Welcome on board. कहते हैं किसी जगह को बहुत अच्छे से समझना हो तो वहाँ के खाने को परखिए, वहाँ के खाने को जानिए। आप एक जगह के खाने से वहाँ के बारे में कई चीज़ों को जान सकते हैं। सुनो भाई साधु के आज के इस एपिसोड में हम ज्ञान, राजनीति और तमाम सामाजिक मुद्दों को बगल करके आज हम बात करेंगे खाने के बारे में। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर में और हमारे साथ हैं आज दीपाली। दीपाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनो भाई साधु के इस एपिसोड में। दीपाली क्या करती हैं और किन कारण से आज वो हमारे साथ यहाँ पर हैं, ये आगे चलकर आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो दीपाली बताइए। थैंक यू अपर्णा, थैंक यू प्रांजल मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस कॉन्वर्सेशन को लेके, बिकॉज हम करीब 3 महीने से बात कर रहे हैं कि ये करना है। So it's finally even happening. before 3 महीने। Even before, yeah. And I think it's even before a lot of people knew about कि मैं क्या करती हूँ। आप जुड़े हुए हैं, so I'm very grateful कि आप लोग यहाँ आए and this is finally happening. Talking about मैं क्या करती हूँ, so मैं एक food and culture researcher हूँ। बहुत ही आम भाषा में बात करें तो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही होती हैं और हम जो है द वेरी बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिटी इज़ व्हाट ऑलवेज फैसिनेट्स मी। हम स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहाँ हम बात करने को तो 28 स्टेट्स हैं, बट व्हेन यू जूम इन तो हर स्टेट अपने आप में एक कंट्री है। इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की, ज्योग्राफी की, कल्चर की, फूड की, एंड दैट इज़ समथिंग जो मुझे हमेशा से एक्साइट करती थी।
बट जैसे जैसे बड़े होते गए एंड वी ग्रू अप विद दिस होल आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो पहले बहुत फैसिनेटिंग लगता था ऑनेस्टली बचपन में, जब पढ़ते भी थे या सोचते भी थे, या बाहर से जब कजिन्स आते थे विजिट करने, इट यूज्ड टू फील वेरी फैसिनेटेड कि हाउ वर्ल्ड हैज़ बिकम सच अ स्मॉल प्लेस नाउ। बट जैसे जैसे बड़े होते गए मेरे लिए बहुत स्कैरी हो गया, बिकॉज जहाँ एक तरफ दुनिया छोटी होती जा रही है, वहीं दुनिया बहुत एक जैसी भी होती जा रही है। आवर कल्चर्स हैव बिकम सो होमोजेनाइज्ड। आज अगर हम तीनों की ही बात करें, हम बहुत ही अलग ज्योग्राफी से आते हैं, बहुत अलग अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, लैंग्वेज बहुत अलग है, बट स्टिल देयर इज सो मच दैट अगर हम तीनों साथ में बैठे हैं कोई बता नहीं सकता कि हम कहाँ से हैं, क्योंकि हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे ब्रांड्स से खरीदते हैं, हमारे हेयर स्टाइल्स सिमिलर हैं, लैंग्वेज सिमिलर है। अब जब सब कुछ ही इतना होमोजेनाइज्ड हो रहा है, तो अपनी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट फील करना, आजकल बहुत लोग बोलते दैट आई फील डिसएसोसिएटेड विथ हु आई एम। आई फील अ वेरी बिग रीजन ऑफ इट इज वी आर डिसएसोसिएटेड विथ our lineage. We are disassociated with the generations of wisdom which should have been carried forward with us, but we are disconnected and disassociated with it. And मेरी नज़र में उसको जानने का और उसके करीब जाने का सबसे आसान जो ज़रिया है वो खाना है, क्योंकि food is something that brings people together. Food is also something that shapes our thought and our perspective about where we come from, how much pride we take. कभी भी कोई कहीं जाता है, या अगर आप जयपुर आए, आप अभी हम बात कर रहे थे and I was telling you about so many places कि आप वहाँ का ये ज़रूर खाइएगा, ये ज़रूर कीजिएगा. So खाना हमारे लिए, हम सभी के लिए across borders, across continents, it is that common component. And मेरी छोटी सी कोशिश है काइंडनेस मील के ज़रिए कि कैसे हम उन फूड कल्चर्स को जो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं या आज हमें पता ही नहीं है, उनको हम प्रिजर्व कर सके एंड इन टुडेज टाइम डॉक्यूमेंट भी कर सके, क्योंकि इंडियन फूड कल्चर्स को कभी डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया और वो एक बहुत बड़ा कारण है कि डिसअपियर हो रहे हैं वो फूड कल्चर्स। तो ये कह सकते हैं कि खाना आपकी मोहब्बत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मोहब्बत, खाने की मोहब्बत दो तरह की हो सकती है, एक तो जिन्हें खाना पसंद है और दूसरे वे जिन्हें खाना बनाना पसंद है। आप किस साइड पर हैं ज़्यादा दूसरी साइड पे हूँ। मुझे बचपन से खाना बनाना बहुत पसंद था, एंड स्पेशली नए नए इनोवेशंस करना बहुत पसंद था। कोई एक याद आप शेयर कर सकें? याद, बहुत छोटी उम्र से ही मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था। आई ग्रू अप इन अ वेरी ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली। ओके। तो मैं मतलब स्कूल से आते ही ट्रैवल एंड लिविंग चैनल एंड ऑल ऑफ दैट, मैं ऐसे आई वाज जस्ट ग्लूड टू टीवी की एपिक चैनल, एपिक राजा रसोइयन कहानियां। एग्जैक्टली, कि क्या हो रहा है एंड हाउ इज ऑल ऑफ दिस सो फैसिनेटिंग। एंड स्ट्रक्चरली मुझे रेसिपीज को देखना बहुत पसंद था कि अलग अलग जगहों पे जो चीज़ें बन रही हैं, एंड येट द बेसिस, द साइंस ऑफ इट इज यूनिवर्सल एंड द अंडरलाइंग इमोशन ऑफ इट इज ऑल्सो सो यूनिवर्सल। तो वो चीज़ बहुत फैसिनेट करती थी। आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो आप एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही थी? कुछ ऐसा जो शायद हम नॉर्मली नहीं सोच सकते हैं, या फिर इसमें ऐड कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के बहुत से रास्ते हो सकते थे। कुकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट किसी ने वहाँ तक गाइड किया, किसी ने इंस्पायर किया, या हाउ डिड इट कम अलोंग? हाँ, मतलब आई वॉज वेरी क्वाइट चाइल्ड। तो शाम को जैसे मम्मी खाना बनाती थी और हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो माय मदर एंड चाची सब लोग खाना बनाते, सो जस्ट ऑब्जर्विंग दैट। ऑल्सो खाना शायद मुझे इसलिए भी फैसिनेट किया क्योंकि food has always been this expression of love. So if I love you, I'll cook for you. As simple.
तो वो भी कहीं ना कहीं एक वजह थी, और क्योंकि मारवाड़ी फैमिली से आते हो तो यू वोंट बिलीव, लाइक सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, और शायद नींद में सपनों में भी खाना ही चलता रहता है. द कॉन्वर्सेशंस आर ऑलवेज अबाउट अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच में क्या बनना है, एक हफ्ते बाद क्या बनना है, एक महीने बाद क्या बनना है, कौन सी सब्जी आने वाली है तो उसका अचार डालना है. तो द कॉन्वर्सेशंस हमेशा उसी के आसपास थी. Like I have been with some of my Marwari friends. I have been with one of my roommate. हाँ. She was Marwari, and like she was, I guess she had a huge joint, big family. So जब उसका घर, जब भी घर से कॉल आता था, she was like, हाँ ठेपला खा लिया, वो मछली खा ली, सेब खा ली, गाठिया खा लिया, ये भेज दो, इसकी अचार भेज दो, अभी ये बन रहा है, ओ माय गॉड ये पार्सल कर दो. तो इट वाज लाइक उनके बात करने के तरीके में फूड वाज वेरी प्रोमिनेंट, वेरी पैशनेट अबाउट फूड. एक सेकेंड. और कुछ करना है आप आ जाइए इधर. तो जो आपने काइंडनेस मील नाम रखा, वेयर डिड दिस नेम कम फ्रॉम? सो ये भी मतलब बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है कि काइंडनेस मील शुरू कैसे हुआ. और आज जो है वो तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ करना भी, ऐसा कुछ हो भी सकता है, वो ही कभी इमेजिनेशंस में नहीं था. सो पिछले 8 साल से मैं आर्ट्स एंड कल्चर डोमेन में काम कर रही हूँ, यहाँ राजस्थान में भी एंड अक्रॉस इंडिया एज वेल. तो जो ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होता है ना, विच इज़ लाइक पोस्ट अक्टूबर, दिस इज ऑलवेज पैक्ड विद इवेंट्स, और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है. और दैट्स माई वन ट्रू लव, कि लोगों को साथ में कैसे लाया जा सके, एंड हाउ डू वी कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट लाइफ. तो इसलिए मुझे वो इवेंट्स एंड आर्ट शोज, फेस्टिवल्स, वो चीज़ें हमेशा से फैसिनेट करती थी, और वही चीज़ें करी पिछले 8 साल में सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. बट फर्स्ट हाफ बहुत ही लल होता था, बिकॉज गर्मी है, कुछ नहीं हो रहा है, स्पेशली राजस्थान, सो यू कैन इमेजिन कि कितना डेड टाइम होता है वो. सो दैट्स व्हेन इट वाज आउट ऑफ दिस क्रेविंग कि यार इतना समय हो गया है, सब लोग साथ नहीं आए हैं, सो लेट्स डू समथिंग. और सबको साथ क्या लाता है, फूड इज दैट वन एलिमेंट. प्लस मैं अपने आसपास देख रही थी कि हम लोग जब भी मतलब दोस्त भी मिलते थे या हम कहीं बाहर खाने जाते थे, इट वाज नेवर अबाउट द फूड और द कंपनी. सब अपनी ही एक दुनिया में कहीं ना कहीं गुम रहते थे, फोन में लगे रहते थे, ऑल ऑफ दैट. तो जस्ट वेरी रैंडम वन डे आई कॉल्ड अप दिस फ्रेंड ऑफ माइन विनायक, एंड उसको मैंने बोला कि मुझे एक डाइनिंग एक्सपीरियंस करना है, एंड आई वॉन्ट इट टू बी वेरी माइंडफुल. मैं चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं ना हमेशा क्लेम करते रहते हैं कि वी आर सच बिग फूडीज, और हम तो ना ड्राइव करके दिल्ली गए मोरथल पराठे खाने एंड ऑल ऑफ दैट, बट चाय पीने शिमला चले गए. एक साल से दिल्ली में हम होटल के पराठे नहीं खाए. पर जब आप किसी चीज से इतनी मोहब्बत करते हो तो द बेसिक डिनोमिनेटर, द बेसिक थिंग यू कैन गिव टू इट इज टाइम, इज योर माइंडफुल प्रेजेंस, और हम वही नहीं दे रहे हैं. तो हमने सोचा कि एक डाइनिंग एक्सपीरियंस करेंगे, और वो एक 5 कोर्स डाइनिंग एक्सपीरियंस था, वेयर हर कोर्स एक सेंसरी ऑर्गन से लिंक था. तो एक कोई डिश है जो आपके सेंस ऑफ स्मेल के लिए है, एक कोई डिश है जो आपके सेंस ऑफ टच के लिए है, और आइडिया यही था कि कैसे हाउ टू ब्रिंग वो 5 सेंसेस इन द एक्ट ऑफ ईटिंग एंड कुकिंग फूड, वो कैसे वापस सॉरी दिस में साउंड थोड़ा एब्रप्ट, बट सेंस ऑफ हियरिंग कैसे आ सकता है फूड में? सो जैसे जब आप बाइट करते हो, व्हेन यू बाइट इनटू सर्टेन थिंग्स देयर इज अ क्रंच, यू हियर इट, बट हम उतना ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं खाने को, एंड वी रियली वांटेड पीपल टू डू दैट. तो हमने एक बड़ी खूबसूरत सी मील डिज़ाइन करी, एंड क्योंकि मतलब मुझे हमेशा से ही नेटिव इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने का
बहुत शौक था. So even if I'm making a pasta, I'll make like a pumpkin pasta from scratch at home. मतलब हाँ, मैं पागल बच्ची थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था. और मेरे दादाजी एंड पापा एंड आई थिंक एवरीबडी इन द फैमिली was always very passionate about sourcing the right ingredients. So he would have like his own vendor जहाँ से वो पिन खजूर आ रहे हैं, his own vendor जहाँ से अंजीर आ रही है. तो वो इंग्रेडिएंट्स को लेके बहुत फैसिनेशन था कि वो एक ही चीज़ आएगी बट वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए. तो उस तरह से मील क्यूरेट करी एंड उसका नाम हमने काइंडनेस मील दिया था. तो आइडिया इतना ही था दैट इट्स एन एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ. जब आप खाने को वो समय देते हो, आप अपने साथ भी तो यू आर बिहेविंग काइंड टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ. सो दैट वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट. एंड आइडिया भी इतना ही था कि वो एक मील करनी है. इट वाज मोर लाइक बकेट लिस्ट आइटम्स होते कि जिंदगी में एक बार ऐसा करना है. सो मुझे था कि मुझे जिंदगी में एक बार आई वांट टू होस्ट अ वेरी नाइस माइंडफुल मील फॉर पीपल. एंड देन वो एक पाथ बन गया. हाँ, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. एंड वो तो बहुत ही कम, आई थिंक वी हैड 15 पीपल और सब फ्रेंड्स या फैमिली एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल से थे. बट वो इतना मतलब लोगों को पसंद आया कि उन्होंने बोला अच्छा एक और करो, मुझे मेरी मम्मा को लेके आना है, आई वांट टू गेट माय बॉयफ्रेंड. तो वो एक और वो होता रहा. एंड उसी वक्त मतलब फूड को और करीब से जानने का मौका मिला. तब रियलाइज हुआ कि फूड ना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता है या सिर्फ हमारे जैसे प्रिविलेज्ड लोगों के लिए खाना एंटरटेनमेंट भी होता है. और समटाइम्स मेडिटेशन. मतलब it could be so many different things, but more than anything I feel what we eat is a part of who we are, and बहुत ज़रूरत है आज के समय में कि हम उसको देखें. When you were talking about involving all the senses, अलग अलग senses को सर्व करना, तो कई बार मतलब अलग अलग फूड कल्चर्स हैं. तो जैसे कई फूड कल्चर्स में हाथ से खाना खाना, क्योंकि ये भी एक सेंस बिल्कुल अक्रॉस इंडिया. अक्रॉस इंडिया मतलब इंडिया में तो बहुत कॉमन है. बहुत सारी फूड कल्चर्स हैं, कंट्रीज हैं ऐसी जहाँ पे इसको बहुत एवरेंट नज़र से देखा जाता है. बट जबकि अगर हम आयुर्वेदा को देखें, आयुर्वेद में इसको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करें, जमीन पर बैठकर खाएं और पालथी मारकर खाएं. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर ईटिंग फूड विद योर हैंड्स? आई फील बिकॉज मैं क्राफ्ट बैकग्राउंड से भी आते हैं, फील हर आर्ट, हर क्राफ्ट, हर कल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ उसका एक बहुत ही गहरा रीज़न होता है. एंड इफ़ यू लुक एट द हार्ड साइंस ऑफ इट, तो देर इज़ अ साइंटिफिक बैकिंग ऑल्सो. अगर हम हाथ से खाने की बात करें, सो देर आर रिसेप्टर्स ऑन योर फिंगर टिप्स विच सेंड सिग्नल टू योर ब्रेन दैट फूड इज कमिंग. बट हर चीज़ को करने की एक अपनी खूबसूरती है कि अगर जापानीज़ लोग सुशी को चॉपस्टिक से खाते हैं तो उसकी भी एक अपनी खूबसूरती है. अगर हमारे यहाँ हाथ से खाते हैं, फील इफ़ यू आर लुकिंग अप एट समबडी ईटिंग विद चॉपस्टिक्स, अगर वो एक बहुत अच्छी बात है तो हाथ से खाना भी एक बहुत अच्छी बात है. जिस चीज़ को जिस तरह से किया जाना चाहिए उसको वैसे कीजिए. आप आलू पराठे को अगर फोक और नाइफ से खाएंगे so that's disrespect as much as it's disrespect कि हम सुशी को हाथ से खा रहे हैं. And then of course it's a very personal thing also. I feel कि food at the very core is a very personal experience, and whatever makes the person, the eater happy is how it should be. But हाँ, कुछ चीज़ों को खाने का मज़ा हाथ से ही आता है. वैसे खाने वाले तो बहुत से लोग चॉपस्टिक्स से चावल भी खाते हैं. I can't eat rice with chopsticks. So you are recollecting those food जो disappear हो रहे हैं. So you are basically working on राजस्थान या राजस्थान के बाहर. जब शुरुआत करी, the quest was कि मैं कैसे अपनी रूट्स और अपनी आइडेंटिटी को जानूं. तो खुद की फैमिली रेसिपीज डॉक्यूमेंट करना शुरू किया. धीरे धीरे एक्सटेंडेड मतलब आई वुड गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस और मैं उनकी दादियों के साथ में बैठी हूँ 2-2 घंटे तक. एंड पीपल आर लाइक, I thought we were friends, but my dadi is more close to you. So like a lot of my friends, उनकी दादी, उनके दादाजी now call me more often than I talk to my own friends. तो वो fascination मतलब वो curiosity बढ़ती ही चली गई. And initially फिर
राजस्थान पे जब काम करना शुरू किया तो जब देखना शुरू किया एंड पहले इतना नहीं पता था राजस्थानी फूड मतलब अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थानी फूड तो आपके दिमाग में दाल क्या बाटी आता है? चूरमा। दाल बाटी चूरमा एग्जैक्टली बट दैट्स द नहीं नहीं नहीं, मुझे और पता है 2-3। गट्टे की सब्जी। नहीं, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, केर सांगरी की साग, लहसुन की चटनी, एक डिश है जो मुझे राजस्थानी रेस्टोरेंट में खिलाया गया था बट लेटर आई गॉट टू नो कि वो महाराष्ट्रियन डिश है बट क्योंकि वो राजस्थानी रेस्टोरेंट में खिलाया गया था आई विल काउंट इट एज Yeah. राजस्थानी, सो इट्स मेथी पिटला। हाँ। पीटला इज डेफिनेटली महाराष्ट्रियन But I loved it. पीटला का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे तो मेरे ख्याल से it's a नहीं long हाँ हाँ हाँ। या बट यू नो जब आप किसी भी जगह के खाने की बात करते हो कुछ 2-4 ऐसी डिशेस होती है जो ग्लोबली फेमस होती है एंड दैट बिकम्स द स्टीरियोटाइप कि राजस्थान मतलब दाल बाटी चूरमा, लाल मास, केर सांगरी। बट जब मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया मुझे पता चला ओ शिट इट्स दिस इज नॉट इट। एवरी रीजन ऑफ राजस्थान इज सो रिच एंड दे हैव देयर ओन क्यूजीन। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया एंड काफ़ी सारे ऐसे विलेजेस में मैं गई जहाँ पे लोगों ने बोला कि हमने दाल बाटी बनाना तब सीखा जब हमारे घर में स्मार्टफोन आया और हमने यूट्यूब से देख के दाल बाटी बनाना सीखा है। सो अगर आप जैसे पंजाब बॉर्डर पे जो डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ पे नहीं है दाल बाटी का इतना कल्चर। इवन शेखावटी में यू वुड सी कि बाहर लोग काफ़ी होटल्स वगैरह में आपको दाल बाटी मिलेंगे बट घर पे दाल बाटी से ज़्यादा उनके यहाँ सोगरा और ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनती है। तो हर रीजन की अपनी एक स्पेशलिटी और फिर मुझे और लालच आ गया कि अच्छा अब तो ये भी जानना ही पड़ेगा। तो वो उस लालच के चक्कर में स्टार्टेड traveling across Rajasthan documenting these foods. So you were traveling alone or you had a group of people? with Nahin, you? I've been doing this alone, but now we are at a point where I'm looking at more people to join me on ground also. When you were talking about कि पंजाब के बॉर्डर पे जो सिटीज हैं वहाँ पे लोग दाल बाटी नहीं जानते हैं तो जो कैमरे के पीछे हमारे फ्रेंड बैठे हुए हैं वो गुजरात बॉर्डर पे डूंगरपुर या बांसवाड़ा का जो हाँ। इलाका वहाँ से बिलोंग करते हैं एंड he ate घेवर for the first time in Delhi, Oh. not in Rajasthan. see तो ये इतना स्टीरियोटाइप कर रखा है कि यही 4 चीजें और सब। और उससे भी बड़ा जो मेरा चैलेंज है वो ये है कि अभी आज अगर आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर उस साइड भी किसी होटल में जाओगे ना आपको मिल जाएगा दाल बाटी चूरमा घेवर क्योंकि वो एक इमेज बना दी कि राजस्थान गए हो तो यही खाना है बट विच इज नॉट ट्रू। वहाँ डूंगरपुर का भी तो नेटिव फूड कितना अच्छा है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? आपके उधर वो ढोकलिए जो बनते हैं गणगौर पे वो क्यों नहीं सर्व हो रहा है रेस्टोरेंट में? ये भी नहीं होता है। इनके यहाँ एक ही चीज बनती नहीं है, ये पर्टिकुलरली बनाते हैं दूध में हाँ दूध में नहीं। लाल मिर्च ऐड करके। ये इनका फेवरेट है, पता नहीं। ओके Let's not put this in the video. what it's a dish. He has invented this. You are the His inventor. experiment. So अभी तक कितने ऐसे रेसिपीज को आपने डॉक्यूमेंट करा है? More than 500 recipes that we have documented. So हम किस तरह से इसको अप्रोच कर रहे हैं? पहले जब शुरू किया था तब तो बहुत हैपरजार्ड था और जो भी मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मिलता जाता था उसको डॉक्यूमेंट करते थे. But eventually I realized that there has to be a structure to it and there has to be a scale. So now I'm building a working model here in Rajasthan जो कि इंडिया की किसी भी स्टेट में रेप्लिकेट किया जा सकता है. Okay. बिकॉज आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, आप उत्तराखंड ले लीजिए या आप महाराष्ट्र ले लीजिए, एनी स्टेट इन आवर कंट्री हैज़ इट्स ओन कल्चरल रीजन्स.
तो हमने क्या किया, वी zoomed into राजस्थान एंड आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 9 कल्चरल जोन्स फॉर माय रिसर्च. आप अगर ऑनलाइन देखेंगे तो कहीं पे आपको 12 दिखेंगे, कहीं पे 7 दिखेंगे. सब ने अपने अपने सब्जेक्ट एरिया, फोकस एरिया के हिसाब से डिवाइड कर रखा है. मैंने जो डिविजन किया है दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज दैट डिटरमाइंस कि वहाँ पे क्या उग रहा है. देन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिटीज एंड ऑफ कोर्स द फूड कल्चर्स विच हाउ इट इवॉल्व्ड. तो राजस्थान को मैंने 9 कल्चरल जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपका शेखावटी, जिसे ओपन आर्ट गैलरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वो है. उसके बाद में आपका बागड़ रीजन है, जहाँ पे जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर की मैं बात कर रही थी. जयपुर बेल्ट जो ढूंढार बोलते हैं, या आपका उदयपुर बेल्ट जो कि मेवाड़ है. जोधपुर बाड़मेर बेल्ट जो मारवाड़ है. इस तरह से 9 जोन्स में उसको डिवाइड करके धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर जोन का कुछ कुछ डॉक्यूमेंट किया जा सके. आई डोंट थिंक इट कैन एवर बी अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, क्योंकि हर बार आपको कुछ नया ही मिलेगा. एंड इतने इंटीरियर्स, जितना आप इंटीरियर्स में जाओगे उतना यू विल रियलाइज कि जो शहरों में है, जैसे अगर जब हमने शेखावटी डॉक्यूमेंट, शेखावटी वाज द फर्स्ट रीजन वी स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग. अब वहाँ पे भी कुछ शहर या कुछ गांव हैं जो कि बहुत अर्बनाइज्ड हैं, मॉडर्नाइज्ड हैं. जैसे आप मंडावा जाएंगे, मंडावा में आपको दाल बाटी चूरमा मिलता है. बट अगर आप और इंटीरियर्स में जाएं, चूरू के इंटीरियर्स में या सीकर के इंटीरियर्स में जाएं, तो वहाँ पे आपको एक अलग ही फूड कल्चर, एक अलग ही लैंग्वेज भी मिलेगी. सो दैट्स द इंटेंट कि हम कितना डीपर जा सकते हैं उसके अंदर. क्या रीजन है फूड के डिसअपियर होने के पीछे? होमोजेनाइजेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है. हम सबको बहुत सी चीज़, अ लॉट ऑफ आवर नेटिव फूड इज़ नॉट एस्पिरेशनल, बहुत ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ में इवॉल्व हुआ. जैसे अगर स्पेशली राजस्थान की जब बात करते हैं तो यहाँ का क्यूजीन बहुत ही रेजिलियंट है. एंड उसमें भी वेस्टर्न राजस्थान का जो क्यूजीन है, क्योंकि बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस थे, ड्राई एरिड कंडीशंस थे, तो वहाँ पे जहाँ जो मिला उन्होंने उसको बना लिया. आप मतलब राजस्थानी खाने की अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न राजस्थान में, तो जैसे एक फोफलिया होता है. फोफलिया क्या है, लोगों के जैसे टिंडा आप जानते हैं, राउंड गॉर्ड, राइट? वैसे ही एक नेटिव वेराइटी वहाँ पे उगती है, टिंडसी. तो उस टिंडसी को जब, और वो सिर्फ बारिश के मौसम में, क्योंकि उनके पास में पानी होता है, तभी वहाँ पे फसल आती है. अच्छा. तो उन्होंने उसको जितना खाया फ्रेश उतना खा लिया, बाकी उसको सुखा देते हैं वो लोग, सन ड्राई कर देते हैं. उसको वो फोफलिया बोलते हैं. ऐसे एक फोगला होता है जो कि एक ड्राई श्रब है, जो सिर्फ डेजर्ट, थार डेजर्ट में ही आपको मिलेगा. सो वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ सिंध इज वेयर यू वुड फाइंड इट. तो उसके जो बड्स हैं वो ब्लूम नहीं करते, बिकॉज ग्राउंड वाटर लेवल इतना नहीं है. तो वो उसको हैंड प्लग करके कलेक्ट करते हैं, उससे दे मेक रायता, दे मेक रोटी, दे मेक अदर डेलिकेसीज आउट ऑफ इट. फिर एक हमारे यहाँ होता है कुमठिया. सो कुमठिया इज बेसिकली अ पॉट which grows again in the desert. अब आप दिमाग देखिए लोगों का कि उन्होंने सोचा ये कुमठ की फली है, इस फली के अंदर 4 बीज होते हैं, मैं उन बीज को निकाल के बीज की सब्जी बनाता हूँ. तो वो कुमठिया हमारे यहाँ एक डेलिकेसी है. ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी सब्जियाँ, वनस्पति आपको मिलेगी वेस्टर्न राजस्थान में, जो हमारे जैसे लोग सोच भी नहीं सकते कि ये खाने का है क्या. एंड विच इज़ सो ट्रू. लाइक मैं यहाँ जयपुर सेंट्रल पार्क में हम लोग बचपन से काफ़ी जाते रहे हैं, एंड एवरी वीकेंड वी वुड गो फॉर अ रन और एनीथिंग. अब क्योंकि धीरे धीरे समझ आने लगा है, तो मैं इतने सारे पेड़ वहाँ भागते भागते देखती हूँ, इसको खा सकते हैं, बट ये पता ही नहीं है. इतना सारा खाना हमारे आसपास अंडर यूटिलाइज्ड है, बिकॉज वी आर नॉट टैगिंग इट एज फूड. और उसका बहुत बड़ा कारण है कि वो चीज़ें आपको मार्केट में नहीं मिल रही है. क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके या तो उनको उगाने की ऐसे टेक्निक्स नहीं आए हैं जो कि आप स्केल में उसको इमेजिन कर सकते हो. तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत में सब लोग आलू गोभी ही खाएं, क्योंकि उसको उगाना आसान है.
बट उसके चक्कर में कितनी नेटिव वेजिटेबल्स चले गए हैं. आप ग्रीन्स देखो, कितने ग्रीन्स हैं हमारे यहाँ पे, नेटिव ग्रीन्स, बट टुडे वी आर ऑल लाइक so fascinated with lettuce and kale. I'm not saying it's bad to eat any of that. You should be eating, every food is good food. But what is growing around you, what is seasonal, will always be better for your body. So it's about time that we start asking those questions. Ki why something is more popular than other. Your one favorite vegetable or green? I love fruits a lot. I love all fruits. Vegetable, favorite vegetable. मैंने कभी ऐसे I don't believe in favoritism in food. Okay. But do you hate any vegetable? Tinda. That's a good choice. Yeah. But have you tried that जो आप बता रही थी कि टिंडे को सुखा Yeah. करके? So in fact, I hate tinda, but I really loved teamsi when I tried it. Bikaner में भी, जोधपुर में भी. Now the reason, and it's of course from the same family, but वो बहुत छोटी होती है और उसके बीज बहुत बारीक होते हैं. उसका it's more flavorful than tinda. Okay. And you won't believe, I was in this village, बीकानेर के पास में बहुत छोटा सा गांव था. वहाँ की कुल आबादी होगी कोई मतलब 500-600 लोगों की आबादी है उस पूरे गांव की. इतना छोटा सा गांव है. तो वहां पे एक भी डेयरी नहीं है, एक भी सब्जी की दुकान नहीं है. एंड आई वाज शॉक्ड कि क्या चल रहा है, मतलब लोग कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं. सो एवरीबडी हैज देयर ओन खेत, एवरीबडी हैज देयर ओन कैटल. अगर नहीं है तो वो आपस में बार्टर करके या कैसे भी दे आर सस्टेनिंग. बट बिकॉज वो स्केल पे उनको लेके ही नहीं जाना, तो वो टिंडे उगाते ही नहीं है, वो टिंडसी ही उगाते हैं, which is very flavorful. Like it's amazing. I love टिंडसी. मुझे आपके वीडियोस से पता चला कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलेट्स ऑल ओवर द कंट्री. मतलब पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो एक बेसिक सा कंसेप्ट था, जैसे धान होता है, जैसे वीट और पैडी और समथिंग, सिमिलरली मिलेट एक कोई पर्टिकुलर क्रॉप होगा. बट आपसे पता चला कि इट्स लाइक देयर वैरायटी ऑफ मिलेट्स ऑल ओवर. राजस्थान में मिलेट्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, सबसे ज़्यादा. सब इन मिलेट्स में कौन से ऐसे मिलेट्स हैं जो फूड में ज़्यादा पॉपुलर हैं? पॉपुलर इन द सेंस कि अगर हम कोई राजस्थानी थाली खाएं उसमें वो मिल जाए. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड. और अभी तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 भी सेलिब्रेट किया गया. एंड आई फील सो प्राउड कि हमारी गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव ले रही है जहाँ पे हमारा फूड, हमारा कल्चर एक ग्लोबल लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है. दुनिया में बहुत से मिलेट्स उगते हैं, बट इंडिया इज लाइक द कोर ऑफ ऑल, इट्स द गोल्ड माइन ऑफ ऑल दीज मिलेट्स. एंड अक्रॉस द कंट्री एवरी रीजन हैज देयर ओन नेटिव मिलेट्स. इनफैक्ट इतने सारे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया गया है. हर मिलेट की भी इतनी सारी नेटिव वेराइटीज़ हैं. अगर आप बकवीट ही देखें तो बकवीट अक्रॉस इंडिया जो उगता है, कुट्टू अलग अलग है, इट्स नॉट द सेम. रागी है तो रागी डाउन साउथ महाराष्ट्र में एक अलग वेराइटी उगती है. इफ यू गो फर्दर डाउन साउथ इट्स अ डिफरेंट वेराइटी. बाजरा जो कि राजस्थान का स्टेपल मिलेट है. इनफैक्ट यहाँ राजस्थान में धान तो उग नहीं सकता था, धान छोड़िए गेहूं उगाने का भी पानी नहीं था हमारे पास. सो मिलेट, बाजरा वॉज द ओनली क्रॉप दैट कुड सर्वाइव यहाँ राजस्थान में. एंड हेंस इट्स स्टेपल क्रॉप. बट टुडे लाइक जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया, वेरी स्ट्रैगरिंग थिंग फॉर मी वॉज कि लोग बाजरे के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं. बिकॉज दे आर लाइक, आप मैडम इसके बारे में क्या जानोगे, तो पैसा नहीं था, गरीब थे तब खाते थे, या ये अच्छा खाना नहीं है. अब ऑफ कोर्स आफ्टर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट फिर से वो अवेयरनेस आने लगी कि ओ ये दिस इज अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन. एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है उस चीज़ पे. बट आज भी जब आप गांव में जाओगे ना, आई हैव हर्ड स्टेटमेंट्स लाइक हम तो बाजरे की रोटी खा लेते हैं पर बच्चों को नहीं खिलाते. अच्छा, क्यों नहीं खिलाते हो बच्चों को?
इसको क्या हम पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे, बीकानेर भेजेंगे या जयपुर भेजेंगे, तो वहाँ पे लोग मजाक उड़ाएंगे कि बाजरे की रोटी खाता है, ये तो गरीब है, गरीब घर से आया है। तो ये जो शेम है ना हमारे नेटिव फूड्स सेलिंग, दिस इज व्हाट वी नीड टू address as a society, and I think a lot of policy level efforts need to be made on this front. Now talking specifically about millet, अगर यहाँ राजस्थान की बात करें तो सर्दियों में आपको बाजरा बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगा। बाजरे का चाहे खिचड़ा है, बाजरे की राबड़ी, बाजरे की रोटी, चूरमा, everything that you see in a winter राजस्थानी थाली कैन बी मेड आउट ऑफ बाजरा। आज ऑफ कोर्स गेहूं का या बेसन का एक ऑल्टरनेट बनने लगा है उन चीज़ों का, जैसे कि बाजरे का चूरमा ट्रेडिशनल डेलिकेसी थी, बट आज आप देखते हैं तो गेहूं का चूरमा या बेसन का चूरमा ज़्यादा कॉमनली आपको मिलता है। उसके बाद क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है तो हम गर्मी में बाजरा नहीं खाते बिकॉज हीट इज़ वेरी हार्श यहाँ राजस्थान में, तो जौ काफ़ी खाया जाता है। फिर मक्के का एक पर्टिकुलर सीजन आता है तो उस वक्त मक्का भी, एंड स्पेशली जैसे आप उदयपुर मेवाड़ बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मक्का काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। तो विद इन राजस्थान ही इतना differentiation है in the kind of millets that they are consuming. मक्का millet of course नहीं है, मक्का is a grain. एंड आप मिलेट में भी, अब जैसे बाजरे की भी अगर हम बात करें तो एक तो बाजरा होता है जिसका मोटा राउंड पर्ल होता है जो आपको इधर के रीजन में मिलता है, जयपुर साइड में या एज यू गो फर्दर टुवर्ड्स ईस्ट। बट वेस्टर्न राजस्थान में एक वेराइटी उगती है जिसका नाम है बाजरी। Now that's a native variety, very similar in fact, अगर कोई इतनी बारीकी से नहीं समझता तो उसको शायद डिफरेंस भी ना पता चले, बट बाजरे से इट्स लाइक 1/4 इन साइज, बहुत छोटी होती है एंड मीठा स्वाद होता है उसका। तो उसको जब आप पकाते हो वो बहुत अलग रिएक्ट करती है एज कम्पेयर टू योर बाजरा। इट इज़ ऑल्सो नॉट एज ड्राई एज बाजरा। तो इनको मिलेट्स को यूज़ करने की भी जो टेक्निक्स हैं या जो उसके नुआंसेस हैं वो भी हम खोते चले गए हैं ओवर जनरेशंस। प्लीज When you're talking about millets और जो जनरेशनल नॉलेज है वो हम खोते चले जा रहे हैं, तो मुझे वो किस्सा याद आने लगा। मम्मी पापा से सुना है कि पहले के जमाने ये जो मिलेट्स हैं, पहले मोटे अनाज बोल के, और वो अमीर गरीब का डिवीजन क्लियर होता था गांव में खासकर। मोटे अनाज जो कि गरीब खाता है, स्टिल वो मतलब गरीब समझे जाने वाली क्लास उसको उगाती थी, खाती थी, और वही माइंडसेट आज भी है। अभी ये सारी चीजें जो ज्वार बाजरा मक्का रागी था वो रीब्रांडिंग होके मिलेट्स बन के, म्यूसली बन के और कॉर्नफ्लेक्स बन के हमारी डाइट में आ गए हैं। बट अभी एक चीज इसके साथ प्रॉब्लम ये भी देखने में आ रही है, ये सारी चीजें एक तो प्रोडक्शन उतना लार्ज स्केल पे है नहीं तो इस वजह से महंगी है, और ये कॉमन मैन की थाली में या एक जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी थाली में अभी भी नहीं है। तो एक तो ये साइड है। दूसरा, जब ये लौट भी रही है तो कई बार ऐसा है कि इनसे जो डेलिकेसी इन्वेंट की जा रही है नए तरीके के, पुरानी चीजों को छोड़ के, तो इससे इनका एक काइंड ऑफ सुशीकरण या सुशियाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन भी हो रहा है। सॉरी फॉर द टर्म इफ समवन इज गेटिंग ऑफेंडेड बाय द टर्म सुशीकरण, बट मतलब मेरी भावनाएं समझ रहे होंगे। तो ये हो रहा है कि हम वही जनरेशनल नॉलेज नहीं, मतलब उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, उनसे नई चीजें तो इन्वेंट कर रहे हैं, और दूसरा कि कॉमन मैन की थाली तक नहीं पहुंच पा रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, एंड कैसे उसका मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे इस माइंडसेट को हम चेंज कर सकते हैं? जो आपने बोला कि शहर जाएगा, बड़े शहर जाएगा, बाजरे की खाएगा तो दोस्त मजाक बनाएंगे। लाइक मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि आई हैव सीन पीपल अराउंड मी लाइक दे आर ईटिंग द सेम, वो बाजरे की खिचड़ी या रागी की खिचड़ी या समथिंग लाइक दैट, वो जिम वाले उनको सजेस्ट करते हैं एंड दे ईट इट। खिचड़ी के नाम से नहीं खा रहे होंगे मे बी। नहीं, वो खिचड़ी के नाम से खा रहे हैं, बट दैट इज टोटली डिफरेंट। दैट उसको सुनकर जो मैं अज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया से आता है, वो पर्टिकुलर क्रॉप या मिलेट, लेकिन वो जिस तरह से उसको कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ट्रेडिशनली चलता आया है। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पीयर प्रेशर ऑल्सो विच आई कैन सी कि भाई अगर मैं ट्रेडिशनली देखूं तो मुझे शायद से उतना मॉडर्न नहीं समझा जाएगा। तो हाउ टू केटर दिस, क्योंकि हम अकेले कितना ही जोर लगाकर
चीज़ों को आगे ले जाएंगे। जब तक कलेक्टिवली सब साथ आ करके और प्राउड फील ना करें उस चीज़ को लेकर, तो व्हाट कैन बी डन ऑन दैट पार्ट कि लोग प्राउड फील तो करें एटलीस्ट। बाजरे की खिचड़ी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो बिकॉज आई ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली और हमारे घर में खिचड़ा सबको बहुत पसंद है। इनफैक्ट इतना पसंद कि आज मैं लंच में भी खिचड़ा खा के आई हूँ। तो बचपन में वो खिचड़ा बनता था और जब भी वो बनता था तो बच्चों के लिए कुछ अलग चीज़ बनती थी या बाहर से कुछ आता था, बिकॉज द कंडीशनिंग एंड द एक्सेप्टेंस वॉज कि आजकल के बच्चों को तो ये पसंद नहीं आता है, क्या ये खाते नहीं है। तो माँ बाप ने भी कभी ज़्यादा इनकरेज नहीं करा कि इसको आप खाएं, सो कि आपको नहीं भाएगा, आप लोगों का पैलेट चेंज हो गया तो आपके लिए कुछ अलग बनेगा। और मुझे वो खिचड़ा बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि उसको खाते ही मुझे ब्लोटिंग हो जाती थी। आई यूज्ड टू फील वेरी कि बहुत हैवी कुछ खा लिया है, क्योंकि हैवी होता है वो, है ना। अब जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया, आई रियलाइज्ड कि मैं तो बाजरे का खिचड़ा इतने सालों से खा ही गलत तरीके से रही हूँ। क्योंकि हमें कैसे दिया जाता था कि प्लेट में दे दिया, ये चम्मच है बेटा खा लो, और वैसे हम खाते थे, जिसकी वजह से ब्लोटेड फील होता था, बहुत मतलब तबीयत खराब हो जाती थी, इतना खराब लगता था। सो माय फैमिली डिक्लेयर्ड कि इसको तो हजम ही नहीं होता, इसको मत दो बाजरे का खिचड़ा। लेटर आई लर्न कि उसको खाने का एक अलग तरीका है। तो उसमें क्योंकि बाजरे की तासीर बहुत गर्म है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा और वो बहुत ड्राई भी है। तो उसमें बहुत सारा तो डलता है घी। अब हमारे घर में भी हम घी डालते थे, बट हम उसको चम्मच से खाते थे। So that does not ensure digestion. What you are supposed to do, उसमें बहुत सारा गरम गरम घी डलता है, उसके बाद में आपको उसको ऐसे हाथ से मिक्स करना है until a point कि वो इमल्सिफाई हो जाए। मतलब वो ग्रे खिचड़ा वाइट फ्रॉथी कलर का हो जाएगा, एकदम फ्रॉथ लाइक, एंड दैट इज व्हेन यू आर सपोज टू ईट इट। फिर उसको वो लोग कंबाइन करते हैं, जैसे शेखावटी में वो इमलवानी करके एक चीज देते हैं, विच इज बेसिकली टैमरिंड वाटर, जिसको क्यूमिन से स्पाइस किया गया है। सो दैट्स अगेन कूलिंग इन नेचर। उसके साथ में गुड़ खाते हैं, वो उसको बैलेंस करता है। तो ये सिर्फ पकाने के तरीके नहीं, खाने का नुआंस भी तो हम भूल गए। अब आप बोल रहे हो कि जो भी जिम में या न्यूट्रिशनिस्ट ने एक रेसिपी दी जिसमें हम कुछ बहुत ही बेहतरीन बना रहे होंगे, आई एम श्योर, बट किस चीज़ को किसके साथ में पेयर करके खाना है, दैट इज समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट द फ्रेंचिफिकेशन और sushiization of food, because I feel if that allows sustenance of our indigenous ingredients, then why not? Because जब अगर किसी एक जनरेशन ने, जैसे फोगले की हम बात कर रहे थे, आज आप जाओगे राजस्थान के इंटीरियर्स में, गांव में जाके आप फोगला मांगोगे ना, दे वुड ऑल्सो बी शॉक्ड कि मैडम क्या मांग रहे हो। ये तो बहुत से लोगों ने तो मुझे ऐसे बोला, बेटा आपको कहाँ मिलेगा, ये तो विलुप्त हो गया है, खत्म हो गया है, मतलब एकदम ही। तो once a generation stops eating something, it's a whole cycle. आपने खाना बंद किया तो आपने मांगना बंद किया, तो किसी दुकान वाले ने रखना बंद किया, तो किसी किसान ने उसको उगाना बंद किया, it's all gone. And that means कि वो ingredient खत्म हो गया, it has vanished. तो अगर उसको हम और नए तरीकों से प्रेजेंट करके उसको और पैलेटेबल बना के हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो सस्टेन कर रहा है, then why not? And that is also how. बट उससे ट्रेडिशनल वही फूड जो डिसअपियर हो रहे हैं वो नहीं होंगे वापस। दोनों चीज़ों का आपको बैलेंस करना होगा ना। लाइक बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे दाल बाटी की अगर आप बात करो, पहले के ज़माने में लोग हफ्ते में 2-2, 3-3 बार दाल बाटी खाते थे। आज हम नहीं खा सकते, वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। हम इतना फिजिकल लेबर ही नहीं कर रहे हैं कि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। सो वी हैव टू फाइंड, आई डोंट नो, दाल बाटी लाइट वर्जन और सम अदर फॉर्मेट ऑफ दाल बाटी। अभी कहीं मैं गई थी थोड़े दिन पहले, उन्होंने कुछ दाल बाटी फॉन्ड्यू टाइप्स कुछ बनाया था। इंटरेस्टिंग टेक, ठीक है, इंटरेस्टिंग टेक, गुड, व्हाटएवर, इंश्योर सस्टेनेंस। अदरवाइज तो जड़ से ही खत्म करने से तो बेहतर है ना कि आप जो बचा पा रहे हो उसको बचा लो। वेयर आई थिंक वी गो रॉन्ग इज वेयर वी जस्ट गो क्रेजी अराउंड, यू नो, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, एंड वी आर जस्ट लूजिंग द एसेंस ऑफ व्हाट द कोर थिंग इज। वो आई थिंक दैट किल्स, दैट शुड
not happen. And at the same time appreciation for native flavors. So सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि आज हमारा पैलेट it's largely salty और on a sugar side. आज अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो, your palate in the restaurants is created keeping the sugar content and the salt content in mind. Whatever FMCG products that you are consuming have a very high content of salt or sugar in it. तो आपका पैलेट वैसा इवॉल्व हो रहा है. जबकि आप अगर इंडिया की किसी भी ट्रेडिशनल क्यूजीन को देखोगे, it has bitter flavors in it, it has astringent, pungent flavors in it. तो वो flavor profile ही kill हो गई है ना. We should not let that happen, because if that happens, then digestion will become a very big challenge for us. Then saving all these, native produce wouldn't help us also. On a lighter note, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि सुशीकरण, मैंने उसका शब्द इस्तेमाल किया, तो at the same time also against sushi लवाता, sushi लवाता, yeah, don't do that. Don't do that to any cuisine. हर cuisine इतना generations के hard work के बाद में evolve होता है. आज हम मतलब मेरी मॉम बोलती है कि पास्ता नहीं खाना चाहिए, पास्ता खराब होता है. नहीं, पास्ता बहुत अच्छी डिश है, बहुत खूबसूरत डिश है, बट हम उसको जिस तरह से बना रहे हैं वो गलत है ना. हम वो पैकेट से लाके और वो कुछ डब्बे में सॉस है उससे आप बना, that is wrong. That's killing the cuisine, that's killing generations of wisdom and hard work. So that should not happen to any cuisine in the world. इंडिया में with food comes festival and culture. तो since I am from बिहार, हमारे यहाँ कुछ ऐसे पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं जो बहुत इतने वाइडली सेलिब्रेट नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज सेलिब्रेशन ऑफ न्यू क्रॉप, जिसमें नया अन्न वो खाते हैं, और नवान हम उसे कहते हैं. और बसंत पंचमी के ही दिन नहीं, ये अभी हाल फिलहाल में ही गुजरा है. सो अभी जो धान की कटाई होती है, और उससे पहला वो एक पोहा बनता है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, हल्के हरे रंग का वो पोहा. अच्छा. और उसके साथ चूड़ा या पोहा, हाँ चूड़ा, हम लोग चूड़ा कहते हैं, एंड दही और गुड़, पंचरत्न सब्जी बनती है उसके साथ में. जैसे साग का जो मोटा डंठल होता है, एंड ऑल दोज पम्पकिन एंड ऑल, ये सब मिला करके. तो वो एक ऐसा चीज था जो पहले लोग सेलिब्रेट करते थे, बट आज के टाइम में वी जस्ट गेट टू नो कि हाँ आज नेमान है, ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं. बस इतना पता चलता है, गांव से खबर आती है कि आज ये नया अन्न या नवान्न का दिन है. सो ऐसे बहुत सारे फेस्ट्स या सेलिब्रेशंस भी तो डिसअपियर हो रहे होंगे. Absolutely. Have you documented any such culture, tradition, festival? Yeah, especially जैसे हम बात भी कर रहे थे कि मारवाड़ियों का और राजस्थानी लोगों का तो हर चीज़ ही खाने से जुड़ा हुआ होता है. तो हमारे यहाँ भी आप जैसे फेस्टिवल की बात करें कि नया प्रोड्यूस आता है तब सेलिब्रेशन होता है. हमारे यहाँ एक होता है अनकुट, विच इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मील्स. तो ये दिवाली के जस्ट बाद में होता है, शायद दिवाली का तीसरा दिन होता है. एंड अनकुट का लिटरल ट्रांसलेशन है दैट अ माउंटेन ऑफ फूड. अब इसमें बेसिकली आपके विंटर के जितना भी नया प्रोड्यूस आया है, गाजर, मूली, काचर, जो भी विंटर की नई चीज़ है, उसको वेलकम करने के लिए ये मील बनाया जाता है. इट्स लाइक द फर्स्ट ऑफरिंग टू द गॉड्स. उसके बाद में ही वो सारी चीज़ें घर में आने लगती हैं, कंज्यूम करने लगते हैं. और ये अनकुट हमेशा से ना इट वॉज अ कम्युनिटी फीस्ट, इट वॉज अ कम्युनिटी सेलिब्रेशन, जहाँ सारे लोग साथ में आके उसको बनाएं, क्योंकि उसको बनाने का प्रोसेस भी बहुत टीडियस है. एंड अनकुट की एक सब्जी बनती है जिसमें जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स है, आपकी मूली, मोगरी, गोभी, वो मटर, वो सारी चीज़ें डल के एक मिक्स वेज टाइप सब्जी उसकी बनती है. तो उसको और हर सब्जी को काटने का तरीका अलग है, उसको कुक करने का तरीका अलग है. देयर इज अ स्टिपुलेटेड वे जिसमें आपको उसको करना है, उसका मसाला भी अलग बनता है. तो ये सब लोग साथ में आके उसको बनाते
जाते थे उस सब्जी को। ऐसे ही फिर जो भी विंटर के अलग ग्रेन्स हैं या मिलेट्स हैं, जैसे कि बाजरा है तो बाजरा बनेगा, आपका चौला बनेगा, मूंग बनेगा, चावल बनेगा, वो सब साथ में बनता था एंड पीपल वुड कम टुगेदर एंड मेक इट। अब धीरे धीरे जैसे यहाँ जयपुर में तो ठीक है अभी भी काफ़ी ट्रेंड है एंड जो जॉइंट फैमिलीज हैं, जैसे हमारी फैमिली है तो वी स्टिल होस्टेड, बट हमारी फैमिली से भी जैसे जैसे लोग न्यूक्लियर सेटअप्स में जाने लगे, सो नाउ it does not hold any importance in their cultural life, in their schedules, और धीरे धीरे वो चला जाएगा। तो सिमिलरली अभी जैसे एक तो ये कम्युनिटी बॉन्ड का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था ना, कि सब साथ में आके बना रहे हैं, खा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो फेडिंग अवे, बिकॉज दैट इज फेडिंग अवे अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज आर ऑल्सो अराइजिंग। कितना सब कुछ इंटरवोवन है। Coming back to दाल बाटी चूरमा, कैन यू टेल द स्टोरी बिहाइंड कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे पहुंचा, या अभी जिस फॉर्म में वो कैसे एटलीस्ट डेवलप हुआ? I don't think there is any definite stories of food or language evolving. It is always a very long process, और उस बीच में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी होती है ना, कि कोई बोलेगा ये यहाँ का था, कोई बोलेगा ये यहाँ का था, यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता है। या बिहार और राजस्थान लड़ जाएंगे बिल्कुल। बट जितना राजस्थान की बैक स्टोरी के बारे में मैंने जाना है, सुना है, वो ये है कि इट वॉज अ वॉर फूड। वॉर टाइम पे दाल बाटी चूरमा बनाया जाता था एंड बाटी भी, जैसे आज तो हम गेहूं की बाटी बनाते हैं, बट इन द ओल्डन डेज बाजरे की बाटी बनती थी। गेहूं की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी शायद उस जमाने में, तो वो आटे की ऐसे गोलियां बना के और रेत के नीचे उसको दबा के चले जाते थे फॉर द वॉर, एंड बाय द टाइम दे वुड रिटर्न बैक तो वो बाटियां पकी हुई उनको मिलती थी, क्योंकि सोलर एनर्जी की वजह से। और फिर उसको, उस ग्रेन को पचाने के लिए आपको साथ में दाल चाहिए, उसके अंदर उसको आप क्रश करके खा रहे हो। सो दैट इज हाउ इट इवॉल्व्ड। एंड देन यू वुड सी कि राजस्थान में बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स बनते, तो सब्जी आप देखोगे कि हम ऐसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सब्जी नहीं सर्व की जाती, बट कॉन्डिमेंट्स बहुत सारे सर्व किए जाते हैं। चटनियाँ हैं, मिर्ची के टिपोरे, लहसुन की चटनी की आप बात कर रहे थे, तो वो कॉन्डिमेंट्स भी है कि हर बाइट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके खाओ, सो दैट द फूड डजंट गेट बोरिंग। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स every condiment adds a different layer। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि मोस्टली जो ये चटनियाँ होती हैं, कॉन्डिमेंट्स, अचार होते हैं, अचार बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं, सो इट एड्स अ लेयर ऑफ हीट टू योर फूड एंड विच हेल्प्स द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी रिमेन इन कोहेरेंस विद द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अराउंड यू। आपने लिट्टी चोखा खाया है? हाँ, ऑफ कोर्स। कैन यू कंपेयर दाल बाटी चूरमा एंड लिट्टी चोखा? Something controversial. I wouldn't want to do that। दोनों ही मुझे तो बड़े पसंद हैं एंड ऑफ कोर्स टेक्निक काफी सिमिलर है, बट the textures, the flavor, the whole experience of it, both of them individually as a dish is very different and incomparable। जो मैंने बिहार की लिट्टी या बाटी के बारे में स्टोरी सुनी है, आपने जैसे वॉर वाला एंगल बताया राजस्थान, हाँ। और राजस्थान मतलब वो जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से वॉर में बहुत इन्वॉल्व रहा भी है। बिहार में मैंने जो सुना है कि माइग्रेंट वर्कर्स का हिस्ट्री रहा है। बगल में जैसे कोलकाता था, तो कोलकाता एक बड़ा हब था, तो बहुत सारा माइग्रेशन बिहार से कोलकाता की तरफ होता था, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज वर्कर्स को चाहिए थी जो लंबे समय तक टिक सके, जल्दी खराब ना हो, आसानी से कैरी की जा सके, सूखी। तो उसमें लोगों ने इन्वेंट किया लिट्टी या फिर बाटी और चोखे के साथ। चोखे के इंग्रेडिएंट्स वो मतलब चोखा पहले से बना के नहीं ले गए, उसके इंग्रेडिएंट्स बिट्स एंड पीसेस में लेके वहीं पर प्रिपेयर किया और लिट्टी या बाटी के साथ खा लिया। विद दैट सेड, कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, कैन वी स्टिल गेट सम पॉलिटिकली इनकरेक्ट आंसर? No। So coming back to Jaipur, where we are right now, कुछ ऐसे लोकेशंस बता सकती हैं जहाँ का, इस जगह का पर्टिकुलरली ये ट्राई करना चाहिए,
इस एरिया का पर्टिकुलरली दिस डिश यू शुड ट्राई? अच्छा, एक तो मैं आपको बता रही थी मसाला चौक। सो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने ये एक जैसे शिल्प ग्राम होते हैं जो कि क्राफ्ट विलेजेस होते हैं, वैसे उन्होंने मसाला चौक एक फूडीज पैराडाइज आप मान लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि ओल्ड सिटी में जितने भी पुराने वेंडर्स थे, कि किसी का मिश्री मावा अच्छा है, किसी की लहसुन की चटनी अच्छी है, किसी की कचौड़ी अच्छी है, उन सबको वहाँ पे छोटे छोटे उन्होंने शॉप्स दिए। तो that is one place where you can go and you can sample all the traditional old street foods of Jaipur. उसके अलावा यहाँ पे एक होम शेफ हैं जो हम सबको बहुत ही प्रिय हैं, हिमांशु जी। तो वो प्रताप भवन नाम से एक, it's an Airbnb and a home kitchen that he runs. Okay. And that is where you can get the best delicacies, including lal mas and khad mas and जितने भी राजस्थान, उनका नॉन वेजिटेरियन फूड पर्टिकुलरली काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा तरी नाम से एक नया अभी होम किचन शुरू हुआ है, नियति नाम है उनका, जिन्होंने शुरू किया है। सो शी ऑल्सो मेक्स some very special Rajasthani delicacies. What else? Choki Dhani, of course, on a commercial front is very popular. हम बचपन से वहाँ पे जा रहे हैं. They have been doing quite decent work. Personally, मैं प्रेफर करती हूँ कि होम शेफ्स के पास में या इस तरीके के जो होम किचन्स हैं वहाँ पे जो एक एक्सपीरियंस होता है और खाने का स्वाद होता है वो बहुत मुझे बहुत अलग और अच्छा लगता है. So that's what I recommend. So if anyone wants to enjoy the taste of Rajasthan, तो आप ऐसे कौन से 5 डिशेस हैं जो आप उनको रिकमेंड करेंगे कि you should at least try these apart from दाल बाटी चूरमा? Apart from दाल बाटी, तो दाल बाटी तो कर ही लेना. And there is a reason why it is very popular. Kachori. And every region of Rajasthan has a different kind of kachori. Okay. उनको बनाने की टेक्निक अलग होती है, वो साथ में जो चटनियाँ देते हैं वो अलग होते हैं. So जोधपुरी कचौड़ी is very different from the kachori you will get in Jaipur to the kachori you would get in Kota. मैंने कोटा की खाई है. हाँ, so कचौड़ी is very staple and यहाँ पे breakfast culture नहीं था या snacking culture भी नहीं था for that matter. So कचौड़ी was one of the only snacks, so to say, that one would get. अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो राबड़ी जरूर ट्राई करें, स्पेशली बाजरे की राबड़ी. I want to ask कि ये राबड़ी वही राबड़ी है जो हम अपनी तरफ दूध की बनी खाते हैं? नहीं, तो वो रबड़ी होती है. रबड़ी एक स्वीट है, एक डिजर्ट है. राबड़ी हमारे यहाँ की एक फर्मेंटेड बेवरेज है. इट्स अ वार्म, इट्स generally served warm. And अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलेट्स से बनती है. जैसे सर्दियों में खासकर बाजरे की राबड़ी काफ़ी खाई जाती है. उसको बेसिकली बाजरे को छाछ के अंदर फर्मेंट करके और फिर पकाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी फिलिंग फूड. स्पेशली आप जैसे गाँव में जाएंगे तो एक तो गर्म राबड़ी है जो कि आप सर्दी में खा रहे हैं, एक होती है ठंडी राबड़ी जिसमें आप छाछ डाल के खाते हैं. तो रात को आपने बना के रख दी एंड देन सुबह ठंडी छाछ उसके अंदर मथ के आप उसको खाते हैं. तो वो आप देखेंगे कि फार्मर्स जो हमारे यहाँ के हैं राजस्थान के, उनके सुबह का फर्स्ट मील इज राबड़ी. दे वुड हैव लाइक वेरी टॉल ग्लासेस ऑफ राबड़ी विद प्याज या खाली कुछ पुदीना या क्यूमिन उसके अंदर डाल के, एंड देन दे आर गुड फॉर द एंटायर डे. So it's a very fulfilling, very nutritionally rich meal that's there and that one must try. फिर राजस्थान के अचार. So I think Rajasthanis can make pickle out of everything. हमारे यहाँ केर सांगरी का अचार, हल्दी का अचार, अदरक का अचार, लहसुन का अचार, दाना मेथी का अचार. So multiple kinds of pickles that we make and multiple kinds of condiments also. मिर्ची के टिपोरे ज़रूर ट्राई करने चाहिए, which is बहुत ही simple dish है, but I think it elevates the experience of any meal. So these are few things which I think कि सभी को ट्राई करनी चाहिए. Have you heard of किशमिश की अचार? हाँ बिल्कुल, किशमिश की लौंजी बोलते हैं हमारे यहाँ पे. So अचार is basically something that's
preserved in masala and spices, मतलब spices and oil, and लौंजी जो यहाँ पे बनती है वो खट्टी मीठी होती है, तो उसको जैगरी के अंदर या चीनी के अंदर फर्मेंट किया जाता है। तो जैसे एक दाख दाना मेथी की, दाख मतलब किशमिश और दाना मेथी की लौंजी बनती है यहाँ पे, जो कि मतलब मेरे दादा दादी शेयर करते हैं कि उनके ज़माने में इट वाज लाइक द हिट वेडिंग डिश। तो हर शादी में दाख दाना मेथी होना बहुत ज़रूरी होता था। फिर टमाटर की लौंजी, कमरख की लौंजी, सो एनी काइंड ऑफ स्वीट जैमी थिंग इज अ लौंजी। तो ऐसे प्रिजर्व्स और फर्मेंटेड चीज़ें यहाँ पे काफ़ी खाई जाती है फॉर मल्टीपल रीजंस, इंक्लूडिंग कि प्रोड्यूस की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी, तो जो भी आया उसको फर्मेंट या सन ड्राई करके रखने के ट्रेडिशन था। दूसरा कि डाइजेशन के लिए भी ये फर्मेंटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए भी किया जाता था। एक कांजी बड़ा भी ज़रूर खाना चाहिए। सो कांजी इज़ बेसिकली मस्टर्ड फर्मेंटेड वाटर, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी तला हुआ और काफ़ी स्पाइसी खाना खाते हैं, तो वो कांजी का जो पानी है वो डाइजेशन के लिए काफ़ी। सो कांजी बड़ा राजस्थानी है, महाराष्ट्रियन है, या फिर साउथ इंडिया का डिश है? कांजी वड़ा इज वेरी मच राजस्थानी, बट कांजी का जो टेक्निक है वो अक्रॉस इंडिया यूज किया जाता है। जैसे आप पंजाब साइड जाएंगे तो वो काली गाजर और चुकंदर की कांजी बनाते हैं, या आप डाउन साउथ जाते हैं तो वो मिलेट्स की कांजी बनाते हैं। बट जो कांजी उस फर्मेंटेड वाटर के अंदर बड़ा ये उड़द दाल का या मूंग दाल का बड़ा डालने का जो tradition है, that's very much from Rajasthan. One very important question from my point of view, because मैं जहाँ भी गई हूँ अपने होम टाउन को छोड़कर या अपने फैमिली के आउटसाइड, मुझे बहुत कम जगह पर, क्योंकि हमारी तरफ सरसों के तेल में पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द खाना बनता है, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे मैं दिल्ली आई, 99% ऑफ द पीपल देयर दे कुक फूड ईदर in olive oil, soy oil or refined oil. Very few out of them in ghee. Ghee is acceptable, but I personally feel कि maybe बिहार में सरसों का तेल बहुत ज़्यादा चलता है, but anything if you prepare the same thing in सरसों का तेल and in refined oil, you'll get a different taste. Absolutely. So राजस्थान में कौन सा बेस ऑयल बहुत यूज होता है? So, राजस्थान में भी सरसों का तेल काफ़ी यूज़ किया जाता था। बिहार साइड आप देखेंगे कि कच्चा तेल भी काफ़ी खाया जाता है। झारखंड साइड पीपल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कच्चा तेल मतलब है ना, यहाँ पे कच्चा तेल, यहाँ पे तेल को एक स्मोकिंग पॉइंट पे ले जाते हैं, जब वो एकदम धुआं छोड़ने लगता है और उसके अंदर खाना पकाया जाता है, तो वो उसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो थोड़ा सा किल हो जाता है। बट डेफिनेटली सरसों का तेल ट्रेडिशनली यहाँ पे काफ़ी यूज़ किया जाता था। इनफैक्ट जो पकौड़े वगैरह भी बनते हैं वो भी सरसों के तेल में बनते थे। ओवर द years, एटलीस्ट मैंने तो मतलब ग्रोइंग अप वी हैव ओनली ईटन इन लाइक रिफाइंड ऑयल या घी या दूसरे जो भी न्यूट्रल ऑयल्स होते हैं। तो वो धीरे धीरे जो हम बात करते हैं ना कि बिटर और पंजेंट फ्लेवर्स का एक्सेप्टेंस बहुत कम होता गया, और वो न्यूट्रल ऑयल भी उसी तरीके से, हाँ एग्जैक्टली। बट आई कैन नॉट अग्री मोर कि जब वो चीज़ें उस सरसों के तेल में बनती है उसका स्वाद बहुत अलग होता है, एंड इट इज़ मच मच बेटर, मच enhanced than what it is with whatever neutral oil that you are cooking. And it's healthier as well. Definitely healthier. आप कच्ची घानी सरसों का तेल खाते हो, it's definitely healthier. In fact, I was with this farmer near हनुमानगढ़, वहाँ पे एक पूरा बेल्ट है जहाँ सरसों काफ़ी उगाया जाता है, एंड वो फोर्टिफिकेशन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गिव फोर्टिफाइड ऑयल टू आवर कंज्यूमर्स। सो वो भी एक चैलेंज है। फिर तिल का तेल भी यहाँ पे काफ़ी खाया जाता था, स्पेशली सर्दियों में आप देखेंगे कि तिल का तेल, हाँ तो तिल का तेल काफ़ी कंज्यूम किया जाता है। और घी तो है ही, मतलब बेस इंग्रेडिएंट ऑफ एनी राजस्थानी मील इज घी, लाइक लॉट्स ऑफ घी। एक कंसेप्ट, हाँ एक कंसेप्ट ये भी है कि
आपके खाने में अगर घी का कंटेंट ज़्यादा होगा तो आप कम खाना खाते हैं, ऐसा कुछ है? Not that I have heard of, but lot of you need fat to digest lot of these traditional foods, especially Spices राजस्थान and की all. बात करते तो बहुत dense ingredients हम use करते हैं, milks भी होते हैं तो वो they are difficult to digest in a way, so you need lot of fat. So I'll take it to a different direction now. So I once heard about a theory जिसमें बोला कि जैसे हमारी सोसाइटी इंडिया की खासकर थोड़ी सी पेट्रियार्कल है, थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा जो भी है, तो उसमें जैसे कुकिंग है, कुकिंग फीमेल्स के लिए एक डेली कोर की तरह होता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, वेयर एज जब जेंट्स या मेल्स कुक करते हैं तो उनके लिए वो एक मतलब एक्टिविटी या वो उसको बहुत रिलिश करते हैं। तो ये Therapeutic है, हाँ थेरेप्यूटिक होती है। तो ये थ्योरी है कि यूजुअली मेल्स कुक बेटर देन फीमेल्स बिकॉज उनके लिए वो मतलब एक एक्सपीरियंस होता है, वेयर एज फॉर फीमेल्स इट्स मोर ऑफ अ डेली कोर। Do you agree or Are you disagree? trying to say that No, I'm not somebody, trying to say no, anything. that somebody who is like running a 100K marathon would run faster than Usain Bolt because Usain Bolt was like running every day. No, this is a theory I heard of। मतलब इसमें उनका ये था कि when we talked about senses कि खाते समय हम अगर सारे senses को involve कर रहे हैं तो अगर हम बनाते समय भी बिल्कुल। हमारे senses कितने एक्टिव हैं उसमें, हम उसको just like ओके ठीक है कर देते हैं, versus मतलब हम उसको एंजॉय करते हैं कि आज पर्टिकुलरली आज खाना बनाने का मन कर रहा है, आज अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगे, तो उससे do you feel there is a difference? देखो बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो कि खाना बहुत ही पोटेंट होता है, इट टेक्स एंड इट फीड्स ऑन आप जिस भाव से उसको बना रहे हो, दैट विल ऑलवेज हैपन। किसी दिन अगर हम लेट घर पहुंचे, अभी जल्दी जल्दी खाना बनाना है, इट वुड टेस्ट मच डिफरेंट देन कि मैंने आराम से उसको एंजॉय करके बनाया। एंड दैट्स विद एनीथिंग यू डू इन लाइफ। इफ यू आर डूइंग समथिंग and you're enjoying the process of doing it, the outcome would always be nice. Now this it can't happen कि अगर कोई उस चीज़ को रोज रोज हर दिन में 4 बार कर रहा है तो वो joy नहीं आएगा। It's a very fundamental basic thing that happens to human beings. I don't think this whole idea कि okay men are better cooks than women, I strongly disagree because I have had like food from some of the best chefs, best grandmothers, and I think it's generations of wisdom. उनका इतना नपातुला हाथ होता है ना कि वो आंखें बंद करके भी बनाए तो भी वो कुछ बहुत अच्छा ही बनाएंगे। And I think food, as much as it is art and it's a process of recreation, everything, it's also science. It also takes a lot of practice. So yeah, and I feel anybody, regardless gender, food that is made with love, food that is made with gratitude will always taste nice. In fact, that's the reason why you would see कि बहुत बार आप कहीं किसी 5 स्टार में जाते हैं, बहुत सारे महंगे अच्छे ingredients यूज करके उन्होंने बनाया होता है, and yet it does not even match the most basic food that you have had. The most amazing meals I have had in my life are actually in tribal areas जहाँ पे ingredient इतना होता ही नहीं है। And I think that's the beauty of food. हम क्या करते हैं कि ये भी डाल दो, ये मसाला भी डाल दो, ये तेल, you're overpowering the senses that it should evoke. Versus tribal food is so simple. मसाले का concept मतलब आप मानोगे नहीं, in most of the villages that I've been to, people don't have garam masala. उनके घर में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गरम मसाला कुछ होता भी है। बहुत लिमिटेड मसाले यूज करके खाने को बहुत स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। आपने पुष्पेश पंत का नाम सुना है? Of course, obviously. ये theory मैंने उन्हीं के मुंह से सुनी थी। तो मैं इसमें कोई दोष नहीं ले सबके रहा हूँ। अपने अपने विचार होते हैं। हाँ, Okay, so we have this तिलपट्टी। okay. Is it तिलपट्टी ना? हाँ, तो ये ब्यावर की तिलपट्टी है। ब्यावर एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ राजस्थान में, और ये सर्दियों में खाई जाती है। और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। Yeah. Oh my बहुत God, thin ये layer। It's almost melt in your पापड़ mouth. से भी ज़्यादा kind पतली of है ये। Like कैसे इसको इतना पतला बना एक सकता बार है? इसको सामने दिखा दो, मतलब कितनी पतली है तो नहीं दिखेगा कैमरे में, गिर ना जाए। but
मतलब तो ये इतनी पतली है कि आप उसको उधर रखोगे तो पीछे की जो चीज है वो भी आपको फेंटली नजर आएगी। हाँ और यहाँ पे तिल काफी खाया जाता है सर्दियों में, तो तिल के लड्डू हैं या तिल कुटा है, रेवड़ी एक होती है वो भी खाई जाती है। ये तिल पट्टी इज बेसिकली जैगरी और तिल या चीनी और तिल के साथ में इसको बनाया जाता है, और ड्राई फ्रूट्स ऑफ कोर्स। रियली नाइस। लाइक मैंने तिल का जो भी चीज़ टेस्ट करा है आज तक, मुझे सिर्फ तिलकुट पसंद आया। अच्छा। वो बेसिकली क्योंकि हमारी तरफ तिलकुट एक पर्टिकुलर शेप में मिलता है, वो आपको छोटा सा कुएं जैसे शेप में मिलता है, एंड ये दिया जैसा लगभग। दिया नहीं, इट्स गोल। ओके। नीचे से वो Flat. आप एक मोटा बैंगल समझिए जो एक साइड से क्लोज्ड है नीचे साइड से, अच्छा। तो उस तरह से तिलकुट मिलता है। हमारे लिए तिलकुट और इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मेरा जो होम टाउन है इट्स देवघर इन झारखंड। तो देवघर में देयर इज माउंटेन, नॉट अ माउंटेन, हिल, त्रिकुट पर्वत। सो इट्स त्रिकुट, बट बचपन में वी नेवर थिंक ऑफ इट एज त्रिकुट, तिलकुट। बिकॉज वो भी दूर से जब हम देखते हैं तो वो 3-4 पहाड़ हैं जो आपस में घिरे हुए हैं और बीच में वैसा ही कुछ सिमिलर शेप बनता है। तो इट वाज लाइक तिलकुट, और वो तिलकुट पर्वत। सो तिल के उसके अलावा मुझे पर्टिकुलरली तिल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट दिस इज रियली नाइस। टेस्ट Glad you liked it. Thank you for this. You want to? ये कहाँ बनता है आपने बताया था? ये मतलब जयपुर में भी बनता है, बट ब्यावर का काफी पॉपुलर है। सो वेयर कैन वी गेट दिस मोर? आप नारायण जी गजक पे जाएं, बाकी किसी भी गजक वाले के मिल जाएगा। जस्ट एक बार टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। तो जयपुर की ये अफलातून let's not तिल पट्टी खाने के बाद, Not in a bad sense. हाँ, नो ऑफ कोर्स नॉट इन अ अफलातून तिल पट्टी। अफलातून तिल पट्टी खाने के बाद हम जा रहे हैं जयपुर की कोई बहुत फेमस थाली खाने। लेट्स Go. हार्दिक को खिलाते हैं हाँ, यार। please. Thank you. तुमने तो खाई होगी। सॉरी Question to write there.